लगता है, कोई व्यक्ति कहता है कि यार कुछ भी कर लो पैसे आने चाहिए, कुछ भी कर लो पैसे आने चाहिए, उसके साथ में जो रिपरकशन आते हैं वो आप हम्म। सोच नहीं सकते। हमने एक दफे पता नहीं कहीं वास्तु विजिट किए और उसके तौर पे गए थे, हमने वहां पर वास्तु विजिट के लिए लाख रुपए ले लिए थे और उसके बाद वो पेशेंट बचा भी नहीं। उस परिवार ने हमसे जो है कोई ये एक बार भी नहीं बोला कि जी आप हमारे पैसे वापस करो। हम ही बेचैन हो रहे थे उस पूरे चीज के लिए। खैर, हमने किसी भी अपने रीजन से जो है वो पैसे वापस नहीं करे। उसके बाद घर में एकदम से कोई या तो बीमारी आई थी या कुछ आया था, मतलब एक सीरियस प्रॉब्लम आ गई थी। अच्छा, सही तो बात है सर। मैंने आरती को तब बोला कि मैंने कहा देख ये ना उसकी वजह से आई है प्रॉब्लम हमारे घर में, अदरवाइज तो मेरे को तो पैसे से ही डर लगता है सही बात है सर, तभी कि तो ऐसा आपके भी पैसा, मतलब मैं ये हीलिंग करने के तौर पे, मतलब मेरे को ये पैसा ही डर लगा लगता है। सर फिर और पितर दोष बड़ा के लिए उनसे स्ट्रांग क्या? मान्यता है कि मतलब ये जितना भी पैसा हीलिंग वगैरह करके आता है ये बहुत अच्छा फलता नहीं है। ये सही मेरा, बात है सर। తీసుకోరా నేను ఎప్పుడు చెప్పినాను కదా. मैडम म्यूट करके ही बात कर लो। तो सर पितर दोष के लिए उनसे क्या करवाऊं? कुछ नहीं, कुछ छोड़ मत करो। दीजिए। अगर कोई चीज में दम होगा तो वो अपने आप चीज आएगी, नहीं दम होगा तो वो अपने आप ही चली जाएगी। कोई ना कोई तो कभी ना कभी जाता ही है। बट वो प्रायश्चित वाली अप्रोच चाहिए। ठीक है सर। प्रायश्चित की अप्रोच कब आएगी? जब इनर विजडम जागृत होगा। तो ऐसे सिचुएशन में जो है इनर विजडम ग्रो हो उसके लिए बोलना चाहिए। कि अंधाधुंध पैसे कमाने की जो तरीके है ना, ये बहुत परेशानी दे के चुके हैं ऑलरेडी, मतलब क्रोनिक बीमारियां हैं। सही बात है इतनी सर। क्रोनिक बीमारियां पहले थोड़ी थी जितनी अब हम्म। हो गई हैं। जितना मेंटल रिटार्डेशन अभी पिछले 15 20 25 सालों के अंदर हुआ, इतना पहले थोड़ी था। ठीक है तो सर। इस वजह से थैंक यू सर, थैंक यू चलिए सो शुरू करते हैं। आपने तो अजी वसुदी जी बताइए। अनम्यूट कर लीजिए मैडम। सर वास्तु का एक क्वेश्चन था, मैंने शायद ग्रुप में भी डाला था सर। एक चंडीगढ़ में ना इट्स नॉर्म टू हैव वाटर टैंक। तो जैसे मैं ग्राउंड फ्लोर में रहती हूँ, अदर फैमिलीज आर स्टेइंग इन द अबव फ्लोर। तो वाटर टैंक इज इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। हम उसका कुछ कर भी नहीं सकती, मतलब चेंज नहीं कर सकते हम। मतलब साउथ वेस्ट है? हाँ जी। तो साउथ वेस्ट से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती वाटर टैंक में। ठीक है सर। साउथ वेस्ट में, साउथ ईस्ट में नहीं है, हाँ, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है वाटर टैंक से। साउथ वेस्ट तो स्काई एलिमेंट होता है ना। अब ओके। आसमान में ही तो बादल रहते हैं और बादलों में पानी रहता है, तो उसमें क्या दिक्कत होगी? लॉजिकली देखिए। ठीक है सर। एक्चुअली सर थोड़ा सा फाइनेंशियल डिस्ट्रेस चल रहा है जब से नए घर में शिफ्ट हुए आफ्टर 2019 से। तो प्रॉपर्टीज में काफी पैसा स्टक अप हो गया है। मैडम सभी का जा रहा है प्रॉपर्टी में। देखिए आप दशांश नहीं करोगे आपका पैसा जाएगा, ये सीधा साधा सिद्धांत है। अब क्या है कि अब मन में ये भाव रखिए कि मैं जो है जितना भी ईमानदारी से मेरा दशांश बैठता है मैं वो सारा करूंगी, बट धीरे धीरे जगह मिले उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। तो पहला पार्ट क्या हो गया, आपने जो है साउथ ईस्ट में दीपक जलाना शुरू करा। ठीक है सर। ठीक है ना, पहला पार्ट। फिर उसके बाद वहां पे लक्ष्मी जी की मूर्ति, चुन्नी, दीपक जलाना, रेड बल्ब जलाना, यंत्र जल रखना साउथ ईस्ट का, वो सारी की सारी चीजें। वो सारे जो यंत्र मैंने शेयर करे थे ग्रुप में, वो यंत्र जो है वो गोल्डन शीट में प्रिंट आउट लेके उसको वहां पर लगा दीजिए। हो ओके। जाएगी प्रक्रिया स्टार्ट। उसको ठीक पाँच है दस सर। दिन का टाइम दीजिए, आप देखेंगे कि उसके तौर पर है। फाइनेंशियल क्राइसिस तो मैडम ग्लोबली चल रही है, कोई ऐसा तो है नहीं कि आपके हमारे घर के तौर पे कोई स्पेशल वो है। चीजें जब जन्मपत्री में मंगल राहु आ जाए तो ये चीजें हमारे फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को डिस्टर्ब करते हैं। अभी इस समय क्या चल रहा है, 22 जुलाई से 22 अप्रैल के बीच में सारे प्लैनेट्स जो है वो राहु केतु के बीच में है, तो ऑब्वियसली इस टाइम पर फिनेंशियल क्राइसिस, एक्सीडेंट्स, ये सब बढ़ेंगे। मंगल छठे आठवें चल रहा है बहुत सारे लोगों के हॉरोस्कोप के हिसाब से।
तो उन सबको 30 तारीख तक का फिनेंशियल्स का प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, क्या कहते हैं इसको, फिनेंशियल, हार्ट और लिवर, क्रिएशन ऑफ ब्लड, पेनक्रियाज, इसकी प्रॉब्लम एग्रीवेट चल रही है 22 अप्रैल से 22 जुलाई के बीच में। हाँ जी सर। तो इसलिए ये पीरियड है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि सैटरडे को बादाम मिश्री नारियल डालिए। तो जब आप इस तरह से करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी राहु की वजह से आपकी रेमेडीज और इन सब की दिक्कत हो रही है, वो रेमेडीज बेटर होने शुरू हो जाएंगी। आज जी सर, भागवत के बाद हैप्पीनेस बहुत, टच वुड, बहुत अच्छा पहले से फर्क पड़ा है, हैप्पीनेस घर में आई है। और काफी एनर्जी में बहुत फर्क पड़ा है सर, घर की एनर्जी में। मैडम अभी 14 जुलाई है, मैं बात कर रहा हूँ 22 जुलाई की। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ। बिल्कुल। आज आज 14 जुलाई है, मेरी 22 जुलाई की मैं बात कर रहा हूँ, यानी सिर्फ एक हफ्ता रह गया। इस एक हफ्ते में भी जो स्पेड वर्क है, मतलब भागवत किसी क्या भी होती है, उसका फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट जरूर होता है। कोई भी तरीके का पितृदोष जैसे ही कम होगा, इमिजिएटली हेल्थ में और वेल्थ में, दोनों चीजों में फर्क होता है। भागवत के टाइम पर ये हमेशा बोला जाता है कि ये जो कोई भी है जो अतृप्त अवस्था में कष्ट में है, उसकी मुक्ति के निमित्त है। इसलिए मैंने, मतलब ये अगर आप डॉक्यूमेंटेशन वाइज कहीं पढ़ाई पढ़ेंगे तो आपको भागवत, देवी भागवत और हरिवंश पुराण, ये कोई भी नहीं कराता कभी भी एक साथ। सर मैं मतलब इतने टाइम से एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ, मुझे तो बड़ी हैरानी है कि वो पितृ दोष सिखा देते हैं कि ये रेमेडीज है, बट कभी किसी ने ये चीज तो बताई ही नहीं है। समवेयर आई एम ऑल्सो इन द फॉल्ट, बिकॉज मैंने स्टडी इतने डीपरली बुक्स नहीं पढ़ी, तो मेरे को तो लगता है। मैडम बिल्कुल सिंपल सा था, मतलब इलाहाबाद में मैं, मतलब जब मैं जॉब करता था तो वहां पर इलाहाबाद में जो है, मुझे पता चला कि एक रिचुअल होता है कि माँ बाप के ऋण से मुक्ति के लिए बच्चे को जो है अपने पैसे से माँ बाप को भागवत सुनाना चाहिए। तो वो ब्राह्मण आता था वहां पे, और वहां पर ये ऑलमोस्ट घर घर गांव गांव ब्राह्मण फैमिलीज का तो कम से कम ये ट्रेंड था। ठीक है। अब मैंने सुना, मैंने गुरुजी को बताया, गुरुजी ने कहा कि तू भी करा ले, कौन सी दिक्कत है। मैंने कहा गुरुजी मैं तो करा लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ये फिक्स करना पड़ेगा कि आप जो है यहाँ आकर बैठोगे, ये नहीं हो कि आप यहाँ पर नहीं हो। आई सेड, तो जब ये वाला पार्ट हुआ तो मैंने जो है वो भागवत कराई। मेरा 2008 के करीब मेरा 5-7 लाख रुपए खर्च हुआ, 7 लाख प्लस ही खर्च हुआ था, इससे कम नहीं हुआ था। जब ये वाला पार्ट हुआ, उसके इमीडिएटली 15 दिन के अंदर मेरे को एक जॉब मिला, जो मुझे 10 लाख से सीधे 17 लाख का पैकेज मिला। तो मेरे फिनेंसेस चेंज हो गए। उस समय हमारा कोई हेल्थ वेल्थ का ऐसा सरदर्दी था नहीं घर में। तो पैकेज, मतलब जितने पैसे मैंने डाले उतने पैसे भगवान ने मेरे को दे दिए। तो मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा चीज है। इत्तेफाक से उसके बाद जब मैं कर्म विपाक उसके बाद जब मैं कर्म विपाक संहिता पढ़ रहा था, उस टाइम पर मैंने उसमें देखा कि मेरी जो राशि नक्षत्र चरण जो है, उसमें जैसे ही मैं 1.25 लाख गायत्री मंत्र का जाप कराऊंगा, इमिजिएटली मेरी एक ब्लॉकेज हट जाएगी। ये कर्म विपाक संहिता में लिखा हुआ था। अब जब मैंने कर्म विपाक संहिता के तौर पे उसको लिखा हुआ देखा, तो मैंने मतलब वो करा, कहते हैं, मतलब कोरिलेट करा इन टर्म्स ऑफ कि जब मेरे यहाँ भागवत हो रही थी तो स्पेशली 3 ब्राह्मण 1.25 लाख जाप ही कर रहे थे 7 दिन के हिसाब से। तो वो वाला पार्ट टैली हो गया कि ऐसा नहीं है कि उपाय करने से जो है वो उसकी फिनेंशियल्स और उसके तौर पे फर्क नहीं पड़ता, प्रैक्टिकली टेस्टेड था। उसके बाद अभी पिछले साल जो है वो कुछ ऐसा मैटर हुआ, तो मैंने भागवत और देवी भागवत, मतलब मुझे इंट्यूटिवली पता चला कि भागवत अधूरा पार्ट है, मेरे को भागवत और देवी भागवत मुझे कराना चाहिए। तो विराट स्वरूप जो है वो मुझे मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों तरह से दिखा। एंड यू वोंट बिलीव कि मैंने पता नहीं विराट को, स्वरूप को लिखने के लिए डाला और फट से वो गूगल पे मुझे इमेज भी मिल गई।
बहुत सारे लोग तो इस बात पे चौंके कि आपको ये दोनों इमेज मिली कहाँ से, भाग ये महाभारत वाला इमेज तो समझ में आता है, और देवी का स्वरूप कैसे पता चला। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैंने जैसे ढूंढा मुझे मिल गया, मैंने कोलाज बनाया और उसको पूजा करने के लिए लगा दिया। अब एक ब्राह्मण जो विराट स्वरूप के पूजन कर रहा था उसे राइट साइड में बिठाया, दूसरे ब्राह्मण को लेफ्ट साइड में बिठाया, और वो देवी भागवत का पाठ कर रहा था। पाठ हुआ, पाठ होने के बाद फिर से हमारे घर में बड़ा डिफरेंट सा था। उस टाइम पर क्या हुआ, एक व्यक्ति, एक आंटी आई, उन्होंने बोला कि ये आप क्या करा रहे हो। मैंने कहा आंटी दो ब्राह्मण बैठ रहे हैं, एक भागवत पढ़ रहा है, एक देवी भागवत पढ़ रहा है। उन्होंने छूटते ही बोला, अच्छा खिचड़ी पका दी तुमने। अब मैं कहूँ, अब आंटी थी तो उनको कुछ बोल नहीं सकते थे, ठीक है। तो मैंने उसको जो है वो, उसके बाद एक मेरा एक और बंदा आया, तो उसको मैंने बोला, अब मेरे अंदर ये सवाल घूम रहा था कि यार ये आंटी ने बोल तो दिया बट मेरे पास उसका आंसर नहीं है। तो जब दूसरा बंदा आया उसने मुझसे आंसर पूछा इसी यही उसमें कि ये क्यों करा रहे हो, ऐसे तो कहीं कराया नहीं जाता। तो मैंने बोला कि देखिए ऐसा है, आप अपने राइट ईयर को इंस्ट्रक्शन दीजिए भागवत सुनने के लिए, लेफ्ट ईयर को इंस्ट्रक्शन दीजिए देवी भागवत सुनने के लिए। उसने कहा अच्छा ठीक है। जैसे ही उसने सुना, विद इन 3 मिनट ऑफ टाइम ही वॉज इन डीप ट्रांस। पंडित अपना पाठ कर रहे थे, मतलब उसको लिटरली 15-20 मिनट बाद मुझे हिलाकर उठाना पड़ा। मैंने कहा ऐसा क्या, बिल्कुल ही बिना घर से सोए हुए आ गया था कि यहाँ आते ही नींद आ गई। फिर दूसरा व्यक्ति आया, सेम प्रोसेस बताया, सेम इफेक्ट। तीसरा व्यक्ति आया, सेम प्रोसेस, सेम इफेक्ट। सडनली आई रियलाइज कि ये भागवत और देवी भागवत साथ साथ कराने से आपका मिड ब्रेन एक्टिवेट होता है। और जब आपके घर के वास्तुमंडल में मिड ब्रेन एक्टिवेट होता है तो जो भी घर को परेशानी देने वाली स्पिरिटेड एनर्जी या कोई भी और एस्पेक्ट है, इमिजिएटली उसका सैल्वेशन हो जाता है, क्योंकि घर का वास्तु पुरुष ही जागृत हो जाता है। और जितने भी लोग उसको सुन रहे होते हैं, क्योंकि घर में हर एक व्यक्ति सुनता भी नहीं है पाठ को, तो जो बैठा होता है जो बैठा होता है वो कौन बैठा होता है, घर का वास्तु पुरुष बैठा हुआ होता है। अब घर के वास्तु पुरुष ने सुना और उसकी पावर्स बढ़ गई, क्योंकि उसका मिड ब्रेन एक्टिवेट हो गया। जब उसका मिड ब्रेन एक्टिवेट हो गया, उसकी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की पावर्स बढ़ गई, उसके भीतर डिविनिटी जागृत हो गई। उसने हर वो चीज जो आपके घर में प्रॉब्लम दे रही थी उसने उसको रिजॉल्व कर दिया। अब ये स्टेप 2 कंफर्म हो गया कि भागवत और देवी भागवत के हिसाब से। फिर जब मैं इस साल करवा रहा था तो मैंने उसको क्या बोला कि पंडित को कि भाई ऐसा है, मुझे 3 पंडित चाहिए, 2 लोग भागवत पढ़ेंगे, भागवत और देवी भागवत, और तीसरा पंडित जो है जाप करेगा। तो उसको अपना क्वांटिटी वो 1.25 लाख जाप वाला जो है वो हो जाएगा। पैसे वैसे तय हो गए, सब कुछ हो गया। जैसे ही भागवत शुरू होनी थी उससे पहली वाली रात को मुझे इंट्यूटिवली आया कि वो जाप नहीं करेगा, हरिवंश पुराण का पाठ करेगा। तो मैंने कहा ये क्या कहानी है। तो मतलब मेरे इनर डायलॉग चल रहा है, कोई मुझसे बात कर रहा है, मुझे बता रहा है। उसने कहा देखो भागवत और देवी भागवत ये हो गया डिवाइन, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन फॉर्म में, और हरिवंश पुराण मतलब डिवाइन की क्रिएशन। तो डिवाइन और क्रिएशन इन दोनों का एक साथ आवाहन होगा तो हर चीज ठीक हो जाएगी। ऐसे करके मैंने पहले अपने घर में करवाया और फिर बाकी सबको बताया, क्योंकि मेरे एकदम से बहुत सारे जो फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस थे, जहां जहां से मेरे पैसे वगैरह आने थे, उसमें से एक अच्छा वाला सोर्स जो है वो ठीक हो गया था। तब आई रियलाइज कि ये पूरी प्रक्रिया जो है, जो भी हमारी पूजा पद्धति और ये, मतलब हर चीज अपने आप में मार्ग देने के लिए सफिशिएंट है। ये नहीं है कि वो इनसफिशिएंट है, हमारा विश्वास नहीं है और हम रेगुलर उसको कराते नहीं है, तो धीरे धीरे वो अपना वैल्यू खो देता है। मैं मेरा पक्ष बता पाया। तो हम्म। आप जहां भी देखें, अब क्या होता है आजकल, आप भागवत, जिन जिन घरों में भागवत सप्ताह होता है वहां क्या होता है, नाटक मंडली सी मची हुई होती है। कभी महिलाएं खड़ी हो जाएंगी डांस करने के लिए, कभी वो कीर्तन गा रहा है, मतलब भागवत के पाठ से तो उसे मतलब ही नहीं है।
जबकि ये एक बड़ी सीरियस एक्टिविटी है। और आप कहीं भी देखो, मतलब ये जो कथावाचक हैं सो कॉल्ड, इन्होंने पूरे सब्जेक्ट का मजाक ही बना दिया। जो चीज भागवत में पितृदोष के लिए ही कैटेगरिकली लिखी हुई है, आप उसका ओपनिंग पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि एक वो प्रेत बना हुआ व्यक्ति था, वो किसी भी तरह से उसका सैल्वेशन नहीं हो रहा था। उसके सैल्वेशन के लिए उसके मतलब जो व्यक्ति था जिसने भागवत का पाठ करा था, उसने बोला मैं गया जी गया था, लेकिन गया जी में जाने के बाद भी कुछ फायदा नहीं हुआ। तो ये भी वहां पर लिखा हुआ है। इसलिए भागवत कराई जा रही है कि जो कोई व्यक्ति अगर गया जाने से भी जिसका लाभ नहीं हो रहा, उसके लाभ के लिए जो है भागवत का पाठ होता है, सो दैट कि घर में किसी भी रीजन से कोई अतृप्त अवस्था में है तो वो। अब ये हो गया भागवत का। देवी भागवत के लिए क्या लिखा हुआ है, आपको आइडिया है उसका? मैडम सबसे पहले तो घर में पाठ हो गया, खुशी है, तो उसको पढ़ना शुरू करिए। 5-10 पेज उसके अगर शुरुआत के पढ़ेंगे ना, उसमें उसका ब्रीफ लिखा हुआ है। ठीक सर, देवी पक्का शुरू भागवत, कर। देवी भागवत में क्लियरली क्या लिखा हुआ है? एक एक राजा का ही था शायद डिस्क्रिप्शन। उसका जो बेटा था वो 15 दिन स्त्री रहता था, 15 दिन पुरुष था। तो वो हस्बैंड वाइफ बात कर रहे हैं कि भाई इसकी महिला से शादी कराएं या इसकी पुरुष से कराएं, क्या करें इसको, या 15-15 दिन के लिए इसको किसको दें। कितनी टिपिकल प्रॉब्लम। और आज की तारीख में जितना भी हमारा गे लेस्बियन इस तरीके की सारी बीमारियां हैं, उसमें ये बीमारी सबसे बड़ी है। और हम तो हिंदुस्तानी है कि हाँ भाई परिवार और इस सब में जो है अगर बच्चे गे लेस्बियन हो जाते हैं तो हम तो मतलब ऐसा हो जाता है कि जैसे मर ही जाए। बट सिस्टम में क्या इसका कोई रेमेडी है? वो देवी भागवत का करवाने का कारण है। आप उसके पहले 5-10 पेज पढ़ेंगे, उसमें बकायदा यही स्टोरी दे रखी है। एंड मेंटल हेल्थ का डिस्टॉर्शन इज व्हाट देवी भागवत एड्रेसेस। पूरी प्रक्रिया उसी के ऊपर बेस्ड है। मैं आज ही पढ़ रहा था, आज ही मेरे को जो है वो एल्जाइमर का सॉल्यूशन मिला। उसमें क्लियर कट लिखा हुआ था कि विष्णु जी का सर ही कट गया, तो देवी की उपासना कर रहे हैं कि क्या करें, विष्णु का ही सर कट गया। विष्णु मतलब पूरा जो जन समुदाय है उसका हेड रीजन ही काम करना बंद कर दिया, तो क्या करें अब। तब वहां पर जो है ये वाला स्तोत्र आया जिसमें कि वेद जो है वो उसकी उपासना कर रहे हैं देवी की। तो वो वेद विचार जागृत हो उसके लिए, और वो बीज मंत्र भी दे रखे थे, मैं अभी शेयर कर दूंगा। उसको आप स्कैन करके देखिए क्या फिनोमिनल आ रहा है। सिर्फ वो टेम्पोरल लोब पर ही काम कर रहा है, दोनों कानों के बीच में प्योर बैलेंस उसकी बात हो रही है। उसकी जैसी आप एनर्जी उठा, आप डालिए उठा के देखिए सब लोग। तो हमारे यहाँ टेक्स्ट इतना पावरफुल है, बीमारियों को डायग्नोज कर रहे हैं, उसके संस्कृत के श्लोक बना रहे हैं, उसमें मंत्र डाल रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। और बिना पढ़े कोई भी टीम काम ही नहीं कर सकती है। आप अगर एस्ट्रोलॉजी के तौर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, उससे पैसे कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो, दैट इज नॉट द एरिया। जो व्यक्ति आपकी प्रिडिक्शन के बेसिस पे सुन रहा है, सोच रहा है, काम कर रहा है, वहां से प्रॉब्लम शुरू होती है। गलत सजेशन अपने आप में एक क्राइम है। आप नोइंगली दें चाहे अननोइंगली दें, चाहे किसी इंटरेस्ट से दें या विदाउट इंटरेस्ट दें, गलत सजेशन इज ए क्राइम। अब आप पहले सब लोग स्कैन करके देखिए उसको, फिर मैं अपनी बात प्रूव करता हूं। आप सब लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कृपया म्यूट करके बैठे और अपने घर की और अंदर की आवाजें ना सुनाएं।
जी चंदन मैम बताइए। उसको मैंने क्राउन चक्र से अंदर रखा तो सर ऐसा, जब एनर्जी जब भी मैं स्कैन कर रही थी ना सर, तभी मतलब वो क्राउन चक्र में सर एकदम ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत बड़ा, मैंने ज्यादा ही एनर्जी हो गई सर। थन 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 मेरे को ऐसा लगा कि मेरा हेड होने लग गया है। फिर अभी कल भी आपने जो लास्ट में एनर्जी स्कैन करने दिया था ना, तभी मैं मतलब बाहर थी, खाली मैं सुन रही थी। फिर घर पे आके सर जब भी मैंने किया ना वो, तभी भी जैसे एक मैम को हुआ था ना, एक्स्ट्रा एनर्जी हो गई थी, तो मेरा भी हम्म। ना सर वाइब्रेट होने लगा था बॉडी। तो तुरंत मैंने बोला था जो एक्स्ट्रा एनर्जी है डॉक्टर गौरव शुक्ला के वहां जा रही है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है डॉक्टर गौरव शुक्ला के वहां जा रही है। 3 टाइम बोला, बाद में थोड़ा मेरे को कुछ स्टेबिलिटी लगी सर कल। वो जो लक्ष्मी का आपने बड़ा मंत्र दिया था, आज भी ऐसे ही हुआ सर। इतना एक्स्ट्रा एनर्जी हो गया कि मतलब मैं उसको मैनेज नहीं कर पा रही थी सर। फिर मैंने आज भी ऐसे ही बोल दिया कि डॉक्टर गौरव शुक्ला के वहां जा रही है एनर्जी 3 बार, बाद में थोड़ा 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 स्टेबिलिटी हो गई। मतलब बहुत ज्यादा ही एनर्जी थी सर। राइट।
जी बताइए राजकुमारी जी। लास्ट वाला आप भेजे वो स्कैन कर रहे हैं अभी। ये पहले वाले को नहीं मैंने कहा। पहले वाले का फीडबैक दे दीजिए पहले। अच्छा, फिर बात उसको। तो पहले वाले में सर इट वॉज जब मैंने उठाकर डाला तो आधा सेकंड लगा कुछ नहीं हो रहा है। उसके बाद तो ऐसे लगा जैसे ब्रह्मांड ही मेरे सिर में, मेरे क्राउन चक्र में घूम रहा है। एंड इट वाज लाइक यू कुड फील दैट energy of going round and feeling it. And then पाई उसके बाद मुझे पता ही नहीं कि where I was, and I didn't want to come back also because शरीर नहीं था, कुछ नहीं था, and I was like in that universe floating and enjoying myself. राइट। Beautiful. जी पार्वती जी। जी सर, मेरा टिंगलिंग सेंसेशन, ये कनपट्टी, दोनों कनपट्टी पर टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा था और अभी भी है। वंडरफुल। बढ़िया। सर मैं एक शेयर करना चाहती है, करूँ? जी बताइए। सर मेरे हस्बैंड का भी हम लोग ने कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराया 12 तारीख को, 12 जून में। बाद में वो टाइम हम्म। पे तो डॉक्टर ने कुछ बोला नहीं था, तो हस्बैंड का फ्रेंड ही था तो करा लिया उसके ऑपरेशन। बाद में ऑपरेशन करने के बाद बोलता है कि तुम्हारा कैटरेक्ट गल गया है, अभी लेंस नहीं डाल सकते, थोड़ा दिन तुम करो। 10 दिन के बाद गए तो बोला कि बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट। वापस 10 दिन के बाद गए तो नहीं, अभी तो सूजन बढ़ गई। जो डोनेट करते हैं आँख, उसकी कीकी लाके लगाना पड़ेगा, नहीं हुआ तो नहीं तो आँख से देखना बंद हो जाएगा, ऐसा वैसा बड़ा ऑपरेशन होएगा। फिर जब ये रंजीत मैम और कीर्ति मैम ले रहे थे तभी मैंने बात किया था। फिर हीलिंग लेना चालू किया हस्बैंड ने। मेरे को लगता है 3-4 दिन लिया होगा हीलिंग हस्बैंड ने। और फिर अपना श्रीम ई है, श्रीम ई लेफ्ट आई के लिए, सर उसका मैंने लिख के उसको मैं वाइब्रेशन दी थी। और नाइट ड्यूटी करते हैं तो अपना क्लास चालू रहता है, तभी भी काफी सुनते रहते हैं वो। तो सर कल डॉक्टर के पास गए ना, तो डॉक्टर ने बोला सब बरोबर है, अभी बस खाली लेंस डाल के ऑपरेशन कर लेंगे, अभी नकली वो डोनेट वाली आई लगा के ऑपरेशन नहीं करना है। नहीं तो बहुत मेरा बढ़िया। मतलब समझो 70-80 हजार लेता था, दोस्त होता था तो भी 70-80 हजार लेता था, अभी 15 हजार में हो जाएगा मेरा काम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। जी जी जी, तो अब आप क्या सर करिएगा। आपको ये आपके 70,000 रुपये खर्च होते, तो 7,000 रुपये जो है उसके लड्डू जो है वो बांट दीजिएगा। पक्का 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 पक्का। बाकी जो है ब्राह्मण में आपका आपका उतना पैसा बचा तो मतलब जिस प्रक्रिया से बचा उस प्रक्रिया को तो थैंक यू करिए ना। तो सर मैंने वो ब्राह्मण को डोनेट कर, दान करना है नहीं कि नहीं, मैंने ब्राह्मणों बढ़ को के? नहीं करने का है, चींटियों को खिलाना है। ठीक है, पक्का पक्का। चींटियों को इसका जो ऑपरेशन के है पहले ही वो, दे देगी मैं। हाँ, 7,000 रुपए के हाँ, लड्डू जो है चलेगा, वो खिला दीजिए, तो वो जो है चलेगा सर। आपकी पक्का बचत हुई पक्का ना, तो बचत को जो है पक्का 10% पक्का मान सर। के आपने उसे कर लिया। हाँ, जी कर लूंगी कर लूंगी, ऑपरेशन के पहले ही कर लूंगी। थैंक यू सर। जी। जी कल्पना मैम, क्या ऑब्जर्वेशन। हाँ। मेरा जैसे ये हेडफोन लगाने से ना कान में, मुझे वैसे पसंद नहीं है पर पूरा वॉल्यूम अच्छा क्लियर सुनने के लिए लगाना पड़ता है मुझे। हाँ, तो बहुत इरिटेशन थी काफी दिनों से। तो जैसे ही ये डाला ना, इमीडिएटली समथिंग वेंट आउट, जैसे कुछ मतलब गोला सा ऐसे बाहर निकल गया। एंड मेरे कान, दोनों कान एकदम हल्के फील हो रहे हैं। साथ साथ परफेक्ट। में आफ्टर दैट वो निकलने के बाद गला भी मेरा बेटर हो गया थोड़ा। और नोज में भी थोड़ा वाटरिंग हो रहा था, ये सीजनल उसके हिसाब से। तो वो सब मतलब ऑल 3 पार्ट्स, जो ईएनटी जो कनेक्टेड हम बोलते हैं ना, तीनों में मुझे कुछ ना कुछ उसका
एनर्जी का इफेक्ट महसूस हुआ है निकलने के बाद। राइट। और ये जो है इसके लिए ये बोला गया है यहाँ पर कि ये हैग्रीव धन्वंतरी करके, मतलब हैग्रीव लिखा हुआ है, मेंटली वेरी धन्वंतरी गुड लिखा हुआ आपने। नहीं था उसमें। तो मैंने इसको जब एनर्जी के तौर पे देखा तो वहां पे लिखा हुआ था कि राजसी शक्ति के भीतर तामसी शक्ति के प्रवेश होने पर लक्ष्मी जी ने विष्णु जी का सिर काट दिया। तो ऐसे करके इसके अंदर जो है वो डिस्क्रिप्शन दे रखा था। तो जब मैंने वो बीज मंत्र और उसके हिसाब से देखा तो उसमें जो प्रक्रिया दे रखी थी वो क्या दे रखी थी कि जब विष्णु जी जो है वो लक्ष्मी जी के ऊपर हंसने लगे हम्म, तो लक्ष्मी जी को क्रोध आया। अब ये तो मेटाफर का डिस्पिक्शन हो गया। मैंने जब उसको ध्यान से देखा तो मुझे क्या समझ में आया कि जब अब विष्णु जी को मान लेते हैं प्राण शक्ति या बुद्धि, ऐसे करके उसको आप मान सकते हो, तो और लक्ष्मी जी को लक्ष्य हो गया। तो जब लक्ष्य जो है, बुद्धि जो है, जब लक्ष्य के ऊपर हंसने लगे, हर चीज का एक पर्पस होता है ना, तो जब वो पर्पस को वैल्यू ना करे, पर्पस को इग्नोर कर दे, तो एल्जाइमर जैसी डिजीज जो है वो जागृत होती है। हम्म, हम्म, ये इसका मतलब था। तो ये पूरा पार्ट जो है, मतलब इसमें वो मैंने वहां लिख रखा है, ये हैग्रीव और धन्वंतरी के जो बीज मंत्र हैं, ये दोनों वहां पर हर एक श्लोक के पहले और बाद में लिखकर ये पूरा का पूरा पाठ जो है वो जागृत हो जाएगा। बट इट विल वर्क मेनली ऑन ऑल दी ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर्स। जहां कहीं भी कोई चीज ऐसा होगा तो उन सब में ये फर्क करेगा, मतलब चाहे वो ऑटिज्म हो या कोई भी और बीमारी हो जो बच्चे या बड़े में उसके ब्रेन के डिसऑर्डर्स जो हैं उस पे ये काम कर रहा है। हम्म। एंड नहीं इट ये इज तो वर्किंग फिनॉमिनली गुड। हाँ जी, कौन बोल रहे? बहुत ही ज्यादा डीपर अंडरस्टैंडिंग हो गई कि जब बुद्धि जो है लक्ष्य के ऊपर हंसती है तो मतलब कितना इसका तो डीप मीनिंग हो गया अगर हम समझने की कोशिश करें तो। जी। तो वो डीप मीनिंग तो जरूरी है ना, हमारा टेक्स्ट का बात ही है ये सारा का सारा। मतलब मेरा पर्पस ऑफ बिल्कुल। डिस्कशन ही इस बात के लिए है कि भाई आपकी क्रोनिक से क्रोनिक बीमारी जो है, मतलब अगर आप आज की तारीख में देखो, एल्जाइमर, पार्किंसंस और डिमेंशिया, इन तीनों बीमारियों के लिए वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा फंड है। अगर आपका कोई भी रिसर्च इस प्रकार से हो कि वो उसको सॉल्व कर दे तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है, जो ये यूएस का जो पहला प्रेसिडेंट जो था अभी, जो बाइडन, जो बाइडन को जो है वो इसकी डिमेंशिया की प्रॉब्लम थी। जो पुतिन है उसको शायद एल्जाइमर्स की प्रॉब्लम है, एल्जाइमर या पार्किंसन में से कोई एक है। तो उन्होंने कहा कि ये जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्रेन है, जिनके हाथ में ही पूरा न्यूक्लियर बॉम्ब की पावर और वो सब है, मान लीजिए वो बॉम्ब का कोड ही भूल गए तो फिर होगा क्या? तो जितना ज्यादा व्यक्ति वैल्यूएबल है उतना ही ज्यादा वो ससेप्टेबल है इन टर्म्स ऑफ इतनी बड़ी बीमारियों के होने के। और ये बीमारियों का ये नहीं पता, पहली बात तो ये होती क्यों है, दूसरी बात इसका ये नहीं पता कि ये कब एकदम से ट्रिगर कर जाएगी, क्या उसका रीजन है। तो इसलिए जो है ये हम जो पाठ कर रहे हैं या जो भी चीजें हम कर रहे हैं डिस्कशंस के तौर पे, ये इसलिए इतने वैल्यूएबल है जी। क्योंकि एक पर्सनैलिटी को डेवलप करने में एक पूरा लाइफ टाइम लगता है किसी का भी। मतलब मान लीजिए एक व्यक्ति यूएस का प्रेसिडेंट बन जाता है, उसके पीछे कितने लोगों का एक लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन होगा, यस। कितना कंट्रीब्यूशन होगा। तो इसलिए जो है किसी भी एक बीमारी से अगर वो रिसोर्स ही वेस्ट हो गया तो पूरे सिस्टम का कितना नुकसान होगा। तो इसलिए जो हम पढ़ रहे हैं, जो हीलिंग कर रहे हैं, वो इसलिए बहुत वैल्यूएबल है वो, दैट वे। तो आज हमारे साथ में मेघा सिन्हा जी हैं। नमस्कार मेघा जी।
क्या हो गया? आप तो नमस्ते करते ही चलना शुरू हो गए। अच्छा, आप कहीं लाइब्रेरी वगैरह में हैं क्या? तो म्यूट है, बोल रही है कुछ। नहीं नहीं, वो बोल नहीं रहे, वो किसी ऐसे जगह थे पहले जहां पर वो बोल नहीं सकते थे, सिर्फ सुन सकते थे, इसलिए शायद वो अपनी जगह चेंज करी है उन्होंने। अनम्यूट कर लीजिए मैडम पहले। यस सर। थैंक यू सो मच सर। यस सर, आज तो लाइक पहली बार मैंने अटेंड किया एंड कल एक एक्स्ट्रा क्लास हुई थी। जो एक मैम प्रीति मैम थी और एक और मैम थी रजनीत मैम, शायद कीर्ति कीर्ति एंड रंजीत जी। रंजीत जी थी। तो हम्म। कल रात में मैंने क्लास अटेंड किया सर। ट्राई कोशिश किया समझने का, स्कैनिंग कुछ समझ में आया, एनर्जी बॉल। बट जब मैम बता रही थी कि आप जब मंत्र को देख के बेसिकली उसको उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और बता रही थी इंटेंशन का कितना इम्पोर्टेंस है कि बेसिकली आपके इंटेंशन से ही सब कुछ हो रहा है। तो स्कैनिंग समझ में आ रही थी। पर जब मैं रिक्वेस्ट करके प्रे कर रही थी कि मैं उस एनर्जी को एब्सॉर्ब करूं, तो मुझे थोड़ा हैवीनेस फील हो रहा था। और मुझे लगा कि क्योंकि मैंने केवल 2-3 दिन से लिखना शुरू किया है श्रीम, तो मे बी और मैं लिखूंगी तो मैं ज़्यादा उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाऊंगी, समझ पाऊंगी। क्योंकि कल मैंने सबके एक्सपीरियंसेस सुने, एवरीबडी वाज शेयरिंग कि मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो मुझे भी लगा कि ये मुझे कब फील होगा और मुझे कितना लिखना होगा। तो कल जो लास्ट एक्स्ट्रा क्लास था, सब शेयर कर रहे थे कि राइट हैंड से लिखना है, उसके साथ साथ लेफ्ट हैंड से भी लिखना है। कुछ लोग बता रहे थे कि बोथ हैंड से साइमल्टेनियसली लिखने से कितने फायदे हैं, तो उससे शायद आप और ज्यादा एनर्जी को समझ पाओगे। जी। अब एक जी बार इंट्रोडक्शन भी दे दीजिए सबको। सर, वॉइस नहीं आ रही है। मैं कह रहा हूँ एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए सबको। ओके ओके सर। हेलो एवरीबॉडी, मैं मेघा सिन्हा हूँ। मैंने अभी लाइक लास्ट वीक ही ज्वाइन किया है सर का क्लास। बेसिकली मैं अपनी डॉटर की हीलिंग के जरिए सर से अटैच हूँ। मैंने पॉडकास्ट देखे थे काफ़ी सारे सर और मैम के। इनफैक्ट मेरी मदर ने देखे थे, फिर मैंने देखना शुरू किया। एंड लाइक मुझे जितना टाइम मिलता था, मैं बस पॉडकास्ट देख रही थी एंड आई वाज ट्राइंग टू ग्रास्प ऑल द नॉलेज कि मैं कैसे करूँ, मैं क्या करूँ। तो सर ने पहले ही पॉडकास्ट में बता दिया था कि आपको स्ट्रीम लिखना है, तो मैंने लिखना शुरू कर दिया था। बट फिर मुझे लगा कि और हम क्या कर सकते हैं, तो फिर मैं सर से कनेक्ट हुई इंडिविजुअल सेशन के हीलिंग के लिए। देन सर ने मुझे सजेस्ट किया कि आप मास हीलिंग सेशन भी ज्वाइन कर सकते हो। सो इस तरीके से मेरी जर्नी लास्ट वीक से ही शुरू हुई है। एंड आई वुड लाइक टू थैंक एवरीबडी कि कुछ भी होता है हम ग्रुप में मैसेज करते हैं तो सब लोग बहुत अच्छे से उसका रिस्पॉन्स देते हैं। कोई नया है तो उसको काफी अच्छे से आप लोग एक्सप्लेन करते हो। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू सो मच सर एंड मैम। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ जर्नी, वेयर रिकवरी के साथ साथ हम कुछ खुद सीख भी सकते हैं। एंड लेटर ऑन जब हम सीख लें तो हम दूसरे की भी ऐसा बन जाए कि हम दूसरे की मदद भी कर सके। बिकॉज वो मुझे बहुत अच्छा लगता है एक एस्पेक्ट सर, जो आप आई थिंक जब से मैंने ज्वाइन किया एक चीज मैंने सीखा आपसे, कि उसे कि ब्राह्मण के इम्पोर्टेंस के बारे में बोलते हैं। तो सर ये मैंने देखा कि आज के डेट में बहुत कम लोग हैं जो इस बात को ना बेसिकली एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, उसको जीते हैं। कि ठीक है, अगर आपके पास कुछ बहुत अच्छा नॉलेज अचीव हो गया है, तो आप कितनी फ्रीली उसको लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि भाई दिस इज इट, आप कर सकते हो, आप भी कर सकते हो। वो जो चीज है ना सर, कि यू इंस्पायर पीपल अ लॉट एंड फ्री विल की तरह आप बोल रहे हो, जितना पूछना एंड एवरी डे यू आर टेकिंग क्लास, दैट इज तो इंस्पिरेशनल सर। आई हैव नॉट सीन दिस एनीवेयर। लोग 5 days अ वीक करेंगे या मे बी 6 days अ वीक कर लेंगे या 4 days अ वीक कर लेंगे, बट एवरी डे, ये मुझे बहुत फिनोमिनल लगा। एंड मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्वेरी भी रेज करते हैं तो आंसर सेम डे आ जाता है। तो ये चीज सर बहुत अच्छा है सर। आई मैडम होप कुछ मैं भी अपने बारे में सीख। बारे में बताइए थोड़ा, बाकी मेरा तो हो गया। सर, आई एक्चुअली वर्क इन अ ई कॉमर्स कंपनी, एक पीएसयू में मैं काम करती हूँ, एमएसटीसी ओके। लिमिटेड में। यस सर।
हाँ, वो लग रहा था कि वो आप जहाँ बैठे हैं वहां पर आप बोल नहीं सकते, तो समझ में तो आ रहा था, बट ये ओके, ठीक है। राइट। और थोड़ा सा अपना बेटी के बारे में बताइए। Yes, sir. Just give me 1 minute, sir. जी। Just 1 minute. बहुत ही इंटरेस्टिंग सा हुआ, मतलब हम भी बहुत सरप्राइज थे। Sir, so I have a daughter who is now 6 years old. Sir, basically क्या हुआ, जब वो 4.5 months की थी तो उसको सिजर्स आए थे। तो उस समय वी वर नॉट नोइंग कि ये क्या चीज़ है, तो हमने डॉक्टर्स को दिखाया था। एंड फिर उस उन्होंने कुछ मेडिसिन दिया सीजर्स के लिए, एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन दिए। तो कुछ दिन के बाद वो बंद हो गए सीजर्स। देन उन्होंने डॉक्टर ने स्टॉप कर दिया कि आप इसको अभी बंद कर दीजिए, कि अब नहीं आने वाला है। तो हमने डॉक्टर को सजेस्ट भी किया, अगर आपको लगता है कि इट इज रिक्वायर्ड तो वी कैन गिव द मेडिसिन। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, इट्स ओके, कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद व्हेन शी वाज लाइक 1 year एंड 3 or 4 months की थी, तो उसके बाद से सर जब आना शुरू हुआ उसके सीजन, तो वो कंटिन्यूस आते रहा, फिर वो रुका नहीं। फिर हम डॉक्टर के पास गए, उनसे पूछा, तो शी सेड कि अब ये तो हम टेस्ट एंड ट्रायल ही कर रहे थे, ये इतनी जल्दी तो मतलब वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि ये रुक जाए। तो क्योंकि उसका थोड़ा डिफरेंट था, सीजर्स में भी काफी वेरिएशन होते हैं कि तरीके से वो ट्रिगर होता है। तो फिर हमने हमारा ये सब कराया था, हमने काफी डॉक्टर्स के चक्कर चक्कर काटे। भी ऑल्सो वेंट टू एसआरसीसी मुंबई, कई जगह हमने दिखाया, बट कहीं भी ऐसा नहीं था। हम होता ऐसा था कि 1 मंथ डॉक्टर अगर मेडिसिन चेंज करते थे तो सीजर आने में कमी होता था, फिर वो बैक ट्रैक हो जाता था, फिर इंटेंसिटी कभी कम नहीं हुई। उसके बाद 5th of July से, मतलब जुलाई में मैंने मतलब वी गॉट टू नो अबाउट सर का ये मंत्र से हीलिंग, क्योंकि हमने सब ट्राई कर लिया। हमने थेरेपी भी कराई। इनफैक्ट एक और चीज मैं बताती हूँ, जब माय डॉटर नीनस देखते हैं, तो जब वो 1.25 साल की थी तब तक वो अपने माइलस्टोन्स टाइमली अचीव कर रही थी, टाइमली चल भी रही थी। हाँ, कम्युनिकेशन में था कि वो थोड़ा कम बोल रही थी, वर्ड्स बोल रही थी, बट फ्लुएंसी उतना नहीं आ रहा था। तो वी थॉट कि अभी बच्ची है, आ जाएगा करके। नाउ फिर हम उसका सीजर प्रोग्रेशन में चलते गया। कोई भी एक ऐसा दिन नहीं था कि उसको सीजर्स नहीं आते थे। पहले कम आता था, नॉक्टर्नल था, रात में आता था सोते टाइम में, या दोपहर में आता था जब वाइल ड्यूरिंग स्लीप। बट इस जनवरी से क्या हुआ कि उसको सिजर्स वाइल अवेक भी आने लगे। नाउ दैट बिकेम वेरी डेंजरस। वो चल रही है तो भी कभी भी आ जा रहा है। तो उसका स्कूल जाना बंद हो गया, काफी रिस्की हो गई चीजें। इनफैक्ट 2-3 बार उसको सर पे लगी, एंड वी वर वेरी, मतलब हमें लगा अब हम क्या करें, कि इस तरीके से तो हम बच्चे को रख नहीं सकते ना बांध के, एंड हमेशा उसके आगे पीछे आगे पीछे। तो हमें लग रहा था कहीं से हमें कोई सोल्यूशन मिल जाए कि विदाउट गिविंग सो मच ऑफ मेडिसिन। तो फिर मेरी मदर को सर का एक रील उन्होंने देखा, पॉडकास्ट देखा, तो फिर उन्होंने मुझे दिखाया। तो मैंने बोला अब इतना ट्राई कर लिया है तो लेट्स गो फॉर दिस ऑल्सो। इनफैक्ट सर मैंने आयुर्वेदा भी ट्राई किया था पुणे से, तो उससे भी मुझे ज्यादा हेल्प नहीं मिला। एंड इनफैक्ट लास्ट ईयर भी मैं आई लिव इन वडोदरा, तो वहां पे भी मुझे एक आयुर्वेदिक डॉक्टर का पता चला। तो कुछ कुछ तो मुझे लगा कि ठीक है, लाइक 2-3 मंथ्स, फिर वो बैक ट्रैक हो गया। तो मैंने हर चीज ट्राई कर लिया था अभी तक, तो फिर मुझे लगा इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता इफ इट वर्क्स फॉर मी। क्योंकि मैंने बहुत सारे सर के रिव्यूज देखे थे, तो इसमें बच्चे को आप टच भी नहीं कर रहे हो, इट इज जस्ट द मंत्रास विच आर हीलिंग। फिर मैंने शुरू किया। 5th of July से मैंने सर से, मैडम से इंडिविजुअल हीलिंग सेशन लेना शुरू किया। तो वेरी फर्स्ट डे मैम दिन में 3 सेशन ले रही थी। तो वेरी फर्स्ट डे जो मैंने देखा कि अ, वो जैसे ना लेफ्ट हैंड बहुत यूज करती है, तो मैंने मैम को बताया था कि मेसी ईटर भी है, और थोड़ा कॉन्शियसनेस चाहिए उसमें। वॉक अच्छे से, वॉक पहले करती थी, बट क्योंकि वो सीजर कभी भी आ रहे थे तो वो कभी भी मतलब कोलैप्स हो रही थी। तो लाइक आई वुड से बाय डे 3 एंड बाय डे 4 जो सबसे बड़ा चेंज था उसके हैप्पीनेस कोशेंट में था। क्योंकि एक चीज जो हमने मार्क किया ना, जब से
1.25 साल के बाद से जब से उसके सीजर्स बढ़ गए थे, शी यूज्ड टू बी वेरी सैड। हम कितना भी उसको हंसाने, वो हंसती ही नहीं थी, बहुत कम हंसती थी। ऐसे जैसे लगता था कि आप पूर्णिमा का चांद है, लाइक दैट। तो शी स्टार्टेड स्माइलिंग, शी स्टार्टेड लाफिंग लाइक नॉर्मल चाइल्ड, कि हाँ बच्चा खुश रहता है। वो चीज तो सबसे, मुझे लगता है वो सबसे सेटिस्फैक्शन था। मुझे लगा ये कैसे हुआ, कि मैम कैसे हील करें। फिर हम मैम को, मैम कहती थी आप फीडबैक दो, तो वी यूज्ड टू, मैं लिखती थी कि मैम ये अच्छा हुआ, इसमें और होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो मैम ने एक्सप्लेन किया कि हम शायद सेम मंत्र ही यूज कर रहे हैं, अब वो बॉडी के किस एस्पेक्ट को पहले हील करना है, बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो फिर मैंने बहुत फेथ रखा कि भाई इतना हुआ है तो हम आगे भी जा सकते हैं। शी स्टार्टेड स्माइलिंग, शी स्टार्टेड लाफिंग, जो पहले नहीं कर रही थी। हमें पोक करना पड़ता था कि दित्या हंसो, दित्या स्माइल, दित्या लाफ। उसके बाद फिर उसका 10th of July को वॉज द 6th बर्थडे। उसके एक रात पहले से शी स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग हर सेल्फ। और वो मतलब जैसे हम लोग पहले क्या करते थे, जैसे स्पीच थेरेपी देते थे तो एक एक वर्ड्स बोल रहे थे अटर करने। अभी मैं एक सेंटेंस बोल रही हूँ तो शी वॉज ट्राइंग टू रिपीट द होल सेंटेंस, विच वॉज लाइक अ मिराकल फॉर मी। मैं सोच रही थी कि यार एक चीज मुझे पता था, उसमें अंडरस्टैंडिंग है, बट उसको वो एक्सप्रेस तो करे। तो उसके लिए वी वर वेटिंग अर्नेस्टली। तो वो मुझे दिखा, अब वो खुद से कम्युनिकेट कर रही है। ठीक है, वर्ड्स उतने क्लियर अभी नहीं आ रहे, बट कुछ कुछ बहुत क्लियर आ रहे हैं। हार्डली इट हैज बीन 8 or 9 days, एंड वो अभी खुद से सेल्फ एक्सप्रेस करे। हमें पोक नहीं करना है दित्या को कि तुम बोलो, वो खुद से बोल रही है। अगर दो लोग बात करें तो भी वो कुछ कुछ बोल रही हो। सो आई थिंक वो मेरे लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग है कि हम यहाँ तक पहुंच गए। एंड इनफैक्ट सिजर्स के इंटेंसिटी में भी काफी कमी है। 40% तो कमी मुझे अभी तक मिल गया है, 40 to 50%। जो नॉक्टर्नल सीजर्स थे उसमें उसकी कमी आई है, पहले से थोड़ा वो कॉन्शियस भी है। तो 8-9 दिन की जर्नी में मुझे इतना सब कुछ मिला है, तो आई एम वेरी वेरी, मतलब आई फील वेरी मच ग्रैटिट्यूड कि ठीक है अभी मैं भी सीख लूंगी तो और अच्छा हो जाएगा। सो आई एम वेरी पॉजिटिव, आई एम वेरी पॉजिटिव, एंड थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। जी, थैंक यू। जी। तो मतलब जो हमारा पर्पस है, जिस पे मैं और आरती काम कर रहे हैं, फंडामेंटली इट इज कि ये जो हम, आरती ने एक पॉडकास्ट में ही बोला कि ये, बोले जब मेरा बेटा जो है उसको एक दफे पहली बार जब बहुत तेज बुखार हुआ, तो उसने जो है बोला कि मैं बोली कि भाई यहाँ पे डॉक्टर को दिखाने जाओ। तो इसने क्या करा कि वो हरिवंश पुराण खोल के उसमें त्रिशिरा ज्वर की कहानी पढ़ रहा था और ये मेरे बेटे को सुना रहा था। तो लिटरली बोले मेरे को अंदर से इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं कहाँ फंस गई, ये बच्चे को डॉक्टर को दिखाने के बजाय। बट आई वाज सरप्राइज कि वो थोड़ी देर के बाद जो है वो उसका बुखार एकदम से गायब हो गया। वो ये रात को थी एक्टिविटी तो उसके तौर पे। तो बिलीव से तो खैर बहुत चीजें होती हैं जो जिनका इफेक्ट होता है, बट फंडामेंटल पर्पस ये है कि भाई मैं और आरती काम ऐसे करते हैं जैसे मेरे बच्चे हैं नंदिनी अनिरुद्ध, ऐसे हम दुनिया के हर बच्चे में नंदिनी अनिरुद्ध को ही देखते हैं। तो अगर हमें किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है तो हमारी इंटेंशन यही होती है कि अगर ये गलती से कोई भी हेल्थ इशू हमारे बच्चे को हुआ होता तब हम क्या करते। तो हम वो कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हम कोई ऐसा शॉर्टकट डेवलप कर रहे हैं जो कि मतलब विच इज वेरी इजी एंड वी आर डूइंग इट जस्ट फॉर द हेक ऑफ मेकिंग मनी एंड थिंग्स ऑफ दैट सॉर्ट। बट ये सब लोगों को इस प्रोसेस पे अवेयर कराना और सारी चीजों को देना, वो ये चीज बताता है कि मतलब हम सबको थोड़ा सा अपने धर्म ग्रंथ के लिए सीरियस करना चाह रहे हैं, उसमें जो मिसिंग लिंक्स हैं उसको बिल्ड करके वो गैप को फिल करने पे काम कर रहे हैं। एंड वी वांट एवरीबडी टू ग्रो इन अ साइंटिफिक मैनर, सो दैट कि जब पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी काम को करता है तो उसमें वो विम्सिकल नहीं होता, उसमें वो कोई वहम नहीं पालता, उसको लॉजिकल अप्रोच से लेकर चलता है। तो जब सब ऐसे लॉजिकली कनेक्ट होंगे तब हम एक ब्राइटर फ्यूचर के तौर पे काम कर पाएंगे। सो दैट वाज द आइडिया। बट चलिए अच्छा है,
बच्चे की बर्थडे अच्छी मनी ना, वो ज्यादा बढ़िया काम था। यस सर, तो ब्लेसिंग करने देना वाला तो सर। भगवान ही है हर जगह, यस मतलब सर। एंड ऑफ द डे। मैं तो कभी कभी वैसे बैठता हूँ ना, मैंने कहा हम तो ब्राह्मण है, भगवान के एजेंट तो हमें ही कहा जाता है। तो अगर हमने हमारे पास भगवान की एजेंसी है तो हर एक को जो है उसको एक्सपीरियंस तो कराएं कि हाँ भाई, जैसे एक होता है। बट ये डिवाइन ग्रेस है, किसको बहुत जल्दी आराम आ जाता है, किसी को बहुत लेट आता है। बट मैंने सर आमतौर पे पता देखा चलना है भी, कि सॉरी हाँ टू नहीं, इंटरप्ट सर, पता चलना भी बहुत जरूरी है कि समय से पता चल गया। ये अगर बाद में पता चले तो उतना इफेक्ट नहीं होगा, जितनी जल्दी पता चल जाए ये भी बहुत राइट, ये इंपॉर्टेंट भी है सर, राइट। सही रास्ता पता चलना। पर मैडम हमने ना, अगर हमारे पास दो ऑप्शंस आते हैं, एक लड़का और एक लड़की के तौर पे, तो हम देखते हैं कि हमारी हीलिंग लड़कियों पे जल्दी रिजल्ट देती है। आई डोंट नो उसके पीछे क्या रीजन है। वो तो या तो ये है कि भाई वो हम लक्ष्मी जी मानकर ही कोई चीज को करते हैं, या क्या पार्ट है, मतलब दैट वी आर नॉट वेरी श्योर। बट वो पार्ट तो है जी, रागनी मैम। सर लड़कियों पे इसलिए जल्दी असर करता है, लड़कियां सॉफ्ट हार्टेड होती हैं। मैडम मैं तो मेरठ में रहता हूँ, यहाँ तो ड्रम में आदमी मिलता है, सॉफ्ट हार्टेड कहाँ रह गया। नहीं, वो तो रेयर केस होते हैं सर। अच्छा, लेकिन चलिए लड़कियां ठीक है। सॉफ्ट हार्टेड होती हैं, ये मानना पड़ेगा। वरना वो ठीक दूसरे है, परिवार में जाके परिवार संभालने लायक नहीं रहती। हाँ ये बात तो है, ये तो ये पॉइंट तो आपका लॉजिकल है, खैर ये तो मैं मान लूंगा। सर मैं भी ब्राह्मण हूं ना, इसलिए लॉजिकल ही लॉजिकल होगा। सही बात है, सही बात है। चलिए जी, अब तो शुरू करते हैं हम अपना। जो प्रेजेंटेशन कौन दे रहे थे आज? रंजीत मैम आज प्रेजेंटेशन निर्मल जी कर रहे थे ना प्रेजेंटेशन आज की? ये सर निर्मल जी ने कहा था आज करेंगे। ठीक है, तो निर्मल मैम सबसे पहले तो आप अपने फोन को जो है सीधा रखिए। मतलब अभी ये वर्टिकल है, इसको हॉरिजॉन्टल रखिए। इसमें एक वो होगा बटन, जो वो होता है रोटेशन ऑफ, हाँ रोटेशन ऑफ वाला एक बटन होता है, ऊपर स्क्रॉल करते हैं जब। चलिए छोड़िए, अगर नहीं पता हो तो स्टार्ट करते हैं, 12 बज गए। एक मिनट सर, प्लीज मुझे एक मिनट दो, मैं निकाल लूं जी जी रजिस्टर जी जिस जी पे। जी। बट ये जो टेस्टिमोनियल होते हैं ना, ये बड़े अच्छे लगते हैं। मतलब ऐसा लगता है जैसे खून बढ़ गया हो बिल्कुल, सारी चीजें जो हैं। तो मैं तो खैर मानता ही हूँ कि ये हमारे यहाँ एक अष्टावक्र की स्टोरी है। अष्टावक्र की स्टोरी में फादर ने अपने बेटे को शाप दे दिया, उसकी बॉडी 8 तरीके से वक्र हो गई। उसने 12 वर्ष की आयु ली, और 12 वर्ष की आयु लेने के बाद में जो है उसने एक शास्त्रार्थ करा, जिसमें उसके फादर पराजित हुए थे। और शास्त्रार्थ जीतने के बाद उसके फादर जल में से वापस प्रकट होते हैं। तो वो जो है वो फिर से वो मतलब मंत्र पढ़ के जल छिड़कते हैं, और उसके बेटे के सारे वक्र चले जाते हैं। तो पहले जो आदमी था वो इस टाइप का था कि वो उल्टा उतना ही बोलता था जितना वो रिवर्स कर सके। तो वो जो तप की शक्ति या जो भी कुछ पार्ट हम बोले उसके तौर पे, वो बड़ा फिनोमिनल था। तो दैट्स आई कैन से कि ये पूरा एस्पेक्ट जो है वो बड़ा विलक्षण है। बट अगर हम मंत्र के प्रोसेस या मंत्र की पावर को देखें तो वो इतना पावरफुल है कि अगर वो किसी बॉडी को डिफॉर्म कर सकता है तो वो उसको रिफॉर्म भी कर सकता है। ऐसी परशुराम जी ने जो है वो सर काट दिया, और सर काटने के बाद वो वापस जुड़ भी गया। तो तो ये जो एक्सपर्टीज है जो मंत्रों के और इस सारे प्रोसेस में हमारे यहाँ दी गई है, वो बहुत फिनोमिनल है। हमें पता नहीं है, बट उस पे काम जितना ज्यादा करना शुरू करेंगे उतना ज्यादा जो है वो है। मतलब जैसे सुबह जब हीलिंग हम करते हैं ना, उसमें एक वो निकिता करके लड़की आई है, तो शी इज ओनली 27 ईयर ओल्ड। तो मेरा खून बढ़ जाता है उस लड़की को देख के, कि जब उसने जो है वो चीजें करनी शुरू कर दी जो कि उसके बिलीफ पैटर्न को चेंज कर रही हैं। तो हम जो काम कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं। हमारे घर में भी अब ऐसा हो गया कि बच्चे जो है फैमिली के, वो जो है वो आरती को फोन करेंगे, मासी मेरे को ये पेट दर्द हो रहा है, जरा मेरी हीलिंग कर दो।
तो वो हमने बच्चों के बिलीफ पैटर्न के अंदर एक चीज को इंड्यूस करा, और वो चीज हीलिंग नाम है, एंड ऑफ द डे वो डिवाइन ही है जो इंड्यूस हो गया। अदरवाइज वो बच्चे कभी भी डिवाइन वाले प्रोसेस से कनेक्ट ही नहीं होते। तो वो लीडिंग बाय एग्जाम्पल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मतलब हम सब पर जो है वो लागू होता है कि बच्चों को भगवान से जरूर कनेक्ट करना चाहिए, और उसको मतलब डिमॉन्स्ट्रेटेबल है, ये चीज की बात है। बहुत जगह हम फेल भी होंगे, ऐसा नहीं है कि हम 100% वो होंगे, बट जहाँ फेल होंगे वहां पर इंटेंशन ये रखें कि चलो आगे उन और पॉइंट्स को देखें जिससे हम और बेटर हो सकते हो। वो सबके लिए एप्लीकेबल है इसी तरीके से। तो ये सोचना नहीं चाहिए कि हाँ भाई किसी एक जगह जो है अगर हम रिजल्ट नहीं दे पाए तो कभी दे ही नहीं पाएंगे, ये वाला पार्ट नहीं है। सर करूं मैं शुरू? फिफ्थ। जी प्लीज। तो आप तो फोन सीधा नहीं कर पाए? नहीं सर, मेरे को नहीं करना आता, वो चलो लड़के को कोई बात बुलाना नहीं, पड़ता। करो आप स्टार्ट करो, मैं इसको वो कर क्योंकि देता मुझे हूँ। एकदम पता चला ना, नहीं तो मैं पहले कर लेती। कोई दिक्कत नहीं है मैम, अब आप सर स्पॉटलाइट में है। सर मुझे दिया था देवी भागवत फिफ्थ स्कंद का तृतीय अध्याय और चतुर्थ अध्याय। 3 और 4, ओके। 3 और 4, हाँ जी सर। मैं तृतीय अध्याय बोल रही हूँ अब। पहले सबसे पहले मैं तृतीय अध्याय बोलूंगी। तृतीय अध्याय में 53 श्लोक हैं संस्कृत में, तो बट मैंने हिंदी में तैयार किया, तो वो मैं सर हिंदी वाला जो आपको प्लीज शुरू कर रही हूँ। जी। हाँ जी, तृतीय अध्याय। व्यास जी बोले, सबसे पहले इसका है जो मैं सब जो क्या होता है टॉपिक वो बोल देती हूँ। इसमें महिषासुर का दूत भेजकर इंद्र को स्वर्ग खाली करने का आदेश देना, दूत के द्वारा इंद्र का युद्ध हेतु आमंत्रण प्राप्त करके महिषासुर का दानव वीरों को युद्ध के लिए सुसज्जित होने का आदेश देना। व्यास जी बोलते हैं, इस प्रकार वरदान पाने के कारण अभिमान युक्त महाबली दानव ने महिषासुर से राज्य प्राप्त करके संपूर्ण जगत को अपने स्थान अपने अधीन कर लिया। उसने अपनी सारी पृथ्वी को अपने बाहुबल से जीत कर शत्रु समुदाय से रहित कर दिया। फिर वह निर्भय होकर राज्य करने लगा। उसके पश्चात उसका सेना अध्यक्ष चक्षुर बहुत पराक्रमी था। तामर उसका कोषाध्यक्ष था। उसके पास 10,000 सैनिक थे जो पुराने नरेश थे। महिषासुर को कर देने लगे। जिन्होंने दानव का सामना किया उसको वो मार दिया करता था। ब्राह्मण लोग भी उसे यज्ञ भाग देने लगे। फिर वह गर्वित महिषासुर स्वर्ग पर भी विजय पाना चाहता था, इसलिए उसने अपने दूत को बुलाकर इंद्र के पास भेजा और उसको कहा कि उसको संदेश दो कि स्वर्ग छोड़ दो और अपनी इच्छा के अनुसार जहां चाहो वहां चले जाओ, अथवा महिषासुर की सेवा करो, वो आपकी रक्षा अवश्य करेंगे। नहीं तो आप महिषासुर के साथ युद्ध के लिए अपना वज्र उठा लो। अहल्या के साथ अनाचार करने वाले हे इंद्र, मैं तुम्हारे बल से भली भांति परिचित हूँ। व्यास जी बोले, हे नृपश्रेष्ठ, दूत का वचन सुनकर इंद्र कुपित हो उठे और उन्होंने मुस्कुराकर दूत से कहा कि तुम्हारा स्वामी अभिमान के मद में चूर हो गया। मैं उसके इस रोग की चिकित्सा अवश्य करूंगा। अब यहाँ से जाओ, जाके महिषासुर को मेरे द्वारा कही गई बात बता दो और कहो कि यदि तुम्हारी युद्ध करने की इच्छा है तो शीघ्र आ जाओ। मुझे तुम्हारा बल ज्ञात है। मैं तुझे अपने सिंगों पर गर्व है। मैं तुम्हारे सिंगों को काटकर उनका धनुष बनाऊंगा। मैं तुम्हारे अभिमान को नष्ट कर दूंगा। व्यास जी बोले, देवराज इंद्र के ऐसा कहने पर वह दूत तत्काल वहां से चल दिया और महिषासुर के पास पहुंचकर उसे अपनी सारी बात बताई कि देवराज इंद्र अपनी सेना के दम पर आपको कुछ भी नहीं समझ रहा, किंतु यदि केवल
प्रिय लगने वाली बातें ही कहूं तो उससे काम सिद्ध नहीं होगा, परंतु शत्रु के मुख से विषय तुल्य बातें जो काम सिद्ध नहीं हो, विषय तुल्य बातें जो निकलती हैं उसकी उसी तरह की बातें भी सेवक कैसे कह सकता है। व्यास जी बोले कि महिषासुर दूत की बातें सुनकर पूर्ण रूप से क्रोध के वशीभूत हो गया और कहने लगा कि दैत्यो, वह इंद्र निश्चय ही युद्ध करना चाहता है, अतः तुम लोग सेना संगठित करो और हम इंद्र को जीतना चाहते हैं। महिषासुर गुस्से में इंद्र को बहुत कुछ बोलता है कि इंद्र शांत स्वभाव वाले लोगों पर अपना पराक्रम का प्रदर्शन करता है, वह मायावी, व्यभिचारी तथा दूसरे की स्त्री का हरण करने वाला है। वो कहता है कि इंद्र ने पहले भी भय के मारे इंद्र ने कई शपथें खाकर नमुची नामक दैत्य पर से संधि स्थापित की, परंतु बाद में धोखे से उसे मार दिया। महिषासुर ने विष्णु को भी कपटी, पाखंडी, मायावी, बहरूपिया कहा और कहा कि विष्णु ने भी सूकर का रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध कर दिया, फिर नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकशिपु का संहार किया। अतः हे धनु वंशो, मैं कभी भी देवताओं का विश्वास नहीं करूंगा। उसने कहा कि शक्तिशाली रुद्र भी युद्ध भूमि में मेरा प्रतिकार कर पाने में समर्थ नहीं है। इंद्र, वरुण, यम, कुबेर, अग्नि, चंद्रमा तथा सूर्य को जीतकर मैं स्वर्ग पर अधिकार पा लूंगा। अब हम लोग यज्ञ का भाग प्राप्त करेंगे, वह सोम रस का पान करेंगे। हे दानवों, वरदान के कारण मुझे देवताओं का भय नहीं है। पुरुष से मेरी मृत्यु हो नहीं सकती, भला स्त्री मेरा क्या कर लेगी। मैं गुप्तचरों, पाताल से पर्वतों से बड़े बड़े दानव वीरों को बुलाकर उन्हें मेरी सेनाओं का अध्यक्ष बना दूं। मैं अकेला ही देवताओं को जीत सकता हूँ, पर शोभा की दृष्टि से आप सब मेरे साथ चलोगे। देवता, दानव तथा मनुष्य सभी मैं अवध्य हूँ, सभी से मैं अवध्या हूँ। अब आप सब देवलोक पर विजय पाने के लिए तैयार हो जाएं। उनको जीतकर मैं नंदन वन में विहार करूंगा। मंदर पुष्प की मालाएं आप देव अंगनाओं के साथ रहोगे। कामधेनु के दुग्ध का सेवन करेंगे, अमृत पान करेंगे, देवताओं व गंधर्वों के गीतों का तथा नृत्यों का आनंद लेंगे। उर्वशी, मेनका, रंभा, घृताची, तिलोमना, प्रमद्वारा, महासेना, मित्रकेशी, महोत्कटा, विपृचति आदि अप्सराएं विविध प्रकार के मद पिलाकर सभी का मनोरंजन करेंगी। अगर सब लोगों को उचित लगे तो अब सब उत्तम मंगलाचार संपन्न करके आज ही चलने के लिए तैयार हो जाओ। समस्त दानवों की रक्षा के लिए मुनि श्रेष्ठ शुक्राचार्य को बुलाकर उनका पूजन करके परम गुरु को यज्ञ कार्य के लिए नियुक्त कीजिए। व्यास जी बोले, इस प्रकार दानव वीरों को आदेश देकर वह पाप बुद्धि महिषासुर प्रसन्नता के साथ शीघ्र ही अपने भवन को चला गया। सर, ये 3rd था अध्याय। 4th भी बता दूं? हेलो जी मैम, कैरी ऑन। ये 3rd कंप्लीट हो गया अध्याय। 4th कर दूं? तो 4th, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके जी सर। 4th अध्याय। व्यास जी बोले, दूध के चले जाने के बाद इंद्र ने भी यम, वायु, कुबेर व वरुण को बुलाकर यह बात कही कि रंभ का पुत्र महाबली दैत्यराज महिषासुर वरदान के अभिमान में वह दैत्य मदोन्मत्त हो गया है। वह सैकड़ों प्रकार की माया रचने में पारंगत है। स्वर्ग प्राप्त करने की कामना करने वाले उस लोभी दैत्य ने आज जहां दूत भेजा था और मुझसे कहा था कि तुम तत्काल अपनी इच्छा से देवलोक छोड़ दो, जहां जाना है वहां चले जाओ। महिषासुर दैत्यराज बड़े दयालु हैं, आपकी जीविका का अवश्य प्रबंध कर देंगे। विनम्र सेवकों पर कभी वो क्रोध नहीं करते। अगर आपको स्वीकार नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। सो हे देवगणों, आप लोगों विचार करें कि अब क्या करना चाहिए। स्वयं बलवान होने पर भी कभी दुर्बल शत्रु की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हम लोगों को अपने बल व विवेक से पुरुषार्थ जरूर करना चाहिए। जीत या हार तो देव के अधीन ही रहती है, क्योंकि नीच के साथ संधि कर
व्यर्थ सिद्ध होती है और इस समय अचानक आक्रमण करना भी उचित नहीं है। सो पहले हमें वहां शीघ्रगामी व सुगमता से प्रवेश करने में दल गुप्तचर भेजे जाने चाहिए, जो शत्रुओं के अभिप्राय समझने में समर्थ हों, सत्यवादी हों व निर्लोभी हों, ताकि वो जल्दी ही सारी जानकारी लेकर जल्दी वापस आ जाएं और मैं शीघ्र ही आक्रमण अथवा किलेबंदी करने का प्रबंध करूंगा। और दानवों के बलाबल को जानने के बाद ही श्रेष्ठ नीति विदों से विचार करके उन कर्मों की नीति निर्धारित की जानी चाहिए। व्यास जी बोले, इस प्रकार विचार विमर्श के बाद इंद्र ने शत्रु पक्ष के रहस्यों को जानने के लिए एक कार्यकुशल गुप्तचर भेजा। उस दूत ने तुरंत सारी जानकारी प्राप्त की और पुनः इंद्र के पास वापिस आकर उसको सब कुछ बता दिया। इंद्र को जानकारी सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने भी देवताओं के साथ लग के तैयारी करनी शुरू कर देवताओं को तैयारी की आज्ञा दी। तत्पश्चात इंद्र ने मंत्र विदों में श्रेष्ठ पुरोधा देव गुरु बृहस्पति को बुलाकर उनके साथ परामर्श करने लगे। अंगिरा पुत्र बृहस्पति से इंद्र ने कहा, हे देवगुरु, महिषासुर बहुत से दानवों को लेकर युद्ध के लिए यहाँ आ रहा है। हमें इस विषम परिस्थिति में क्या करना चाहिए? आप हमें कोई प्रतिक्रियात्मक युक्ति बताने की कृपा करें। व्यास जी बोले, ये वचन सुनकर अपने मन में भली भांति सोचकर बृहस्पति इंद्र से कहने लगे, देवराज इंद्र, आप निश्चिंत हो जाइए, धैर्य रखो, विषम परिस्थिति में धैर्य धारण करके स्थित रहें। हे शताकृतो, होनी होकर ही रहती है, अतएव मनुष्यों को सदैव उद्यम करते रहना चाहिए। पुरुषार्थ करने पर यदि सिद्धि न मिले तो इसमें उस व्यक्ति का कोई अपराध नहीं। कार्य की सिद्धि न सेना से, न मंत्र से, न मंत्रणा से, न रथ से, न तो युद्ध से मिलती है। सफलता हमेशा देव के अधीन ही रहती है। ऐसा देखा गया कि बलशाली कष्ट पाता है और बलहीन सुखों का उपभोग करता है। बुद्धिमान भूखा सो जाता है और बुद्धिहीन बहुत उत्तम भोजन पदार्थों का सेवन करता है। वीर पराजित हो जाता है, कायर जीत जाता है। सो ऐसा विश्वास करके भाग्य को उद्योग के साथ संयोजित कर देना चाहिए। उद्योग के बाद दुख व सुख की चिंता नहीं करनी चाहिए। दुख आने पर अधिक दुखी व सुख आने पर अत्यधिक सुखी व्यक्ति देखना चाहिए। जब हर्ष व शोक उत्पन्न हो तब अपनी बुद्धि से निश्चय करके उनसे अप्रभावित बने रहना चाहिए। तब सोचना चाहिए कि दुख और सुख किसे होता है। मैं न तो सदा गुणों से रहित व अविनाशी हूँ, मैं तो 24 आत्म तत्वों से भिन्न आत्म तत्व हूँ। सो दुख व सुख से मेरा क्या प्रयोजन? भूख तथा प्यास का संबंध प्राण से, शोक तथा मोह का संबंध मन से, जरा तथा मृत्यु का संबंध शरीर से है। मैं तो इन 6 उर्मियों से रहित कल्याण स्वरूप हूँ। शोक व मोह शरीर के गुण हैं, इनके विषय में सोचने की मुझे क्या जरूरत है? मैं न शरीर हूँ, मैं तो महदादी 7 विकृतियों, एक प्रकृति तथा 16 विकारों से पृथक रहने वाला सदा सुख स्वरूप हूँ। मैं न प्रकृति हूँ न विकृति, तो मुझे दुख किस बात का? हे देवेश, अपने मन में ऐसा निश्चय करके आप ममता रहित हो जाइए। हे इंद्र, आपके दुख के नाश का यही प्रधान उपाय है, क्योंकि ममता सबसे बड़ा दुख है और निर्ममता सबसे बड़ा सुख है। हे शचीपते, संतोष से बढ़कर कोई सुख का स्थान नहीं है। यदि आपके पास ममता को नष्ट करने वाले ज्ञान का अभाव हो तो प्रारब्ध के विषय में विवेक का आश्रय लेना परम आवश्यक है। बिना भोग के प्रारब्ध कर्मों का नाश कभी नहीं हो सकता। हे आर्य, सभी देवता आपके सहायक हों अथवा केवल आपकी बुद्धि सहायक बने, जो होना है वो होकर रहेगा। तब दुख व सुख के विषय में क्या चिंता? हे महाभाग, सुख के भोग से पुण्य का क्षय होता है और दुख के भोग से पाप का नाश होता है। अतएव बुद्धिमान मनुष्यों को सुख व दुख दोनों में प्रसन्न रहना चाहिए। अतएव हे महाराज, यदि आपकी इच्छा हो तो विधिवत परामर्श करके आप यत्न करने में तत्पर हो जाइए।
प्रयत्न करने पर भी जो होना होगा वही होगा। प्रथम 4th अध्याय संपूर्ण। सर कंप्लीट हो गया सर। सर ये 4th अध्याय के 50 श्लोक हैं, 3rd के 53 श्लोक संस्कृत के थे, दोनों कंप्लीट। जी, तो क्या इससे आपका जो टेक है वो क्या समझ में आया? सर 3rd का बताऊं पहले? जो भी मतलब आपका जिस्ट क्या है, मतलब जो आपको इसमें समझ में आया 3rd और 4th में। मुझे ये समझ में आया, अभी सबसे पहले विषम स्थिति में भी, परिस्थिति जो आ जाती है उसमें भी हमें धैर्य रखना चाहिए। कभी शत्रु पे विश्वास नहीं करना चाहिए, कभी शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए। हमें अपनी बुद्धि और विवेक से, धैर्य से काम लेना चाहिए। तो सर ये जो बताए हैं 24 वाले, जो मन इसके विकृतियां सारे ये वाले, ये मुझे समझने हैं सर, मैंने इम्पोर्टेंट पे लिखे हैं। सुख को जो मतलब उन्होंने बताया भी, जो बुद्धि जो बंदा, देखो वो होता है क्या नाम, वो तो दुख को दुखी बंदा, सही बंदा तो दुख को ज्यादा भोगता है, जो गलत होता है वो सुख को ज्यादा भोगता है। पर कभी भी हमें ममता के साथ अपना कोई भी कार्य नहीं लेना चाहिए, ममता को आगे नहीं रखना चाहिए। सर बाकी मैं थोड़ा सा अभी रिलैक्स होके बता देती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, आपको तो लग रहा है जैसे क्लास में एग्जाम देने बिठा दिया हो, तो वैसे जो है वो लग रहा है। मस्ती से रहिए, इसमें क्या दिक्कत है। जी बहुत बढ़िया। तो अब हमारे कौन कौन से चैप्टर हो चुके रंजीत मैम, किस किस की प्रेजेंट है, किस किस की बची है अभी? सर हमारा मधु कैटब और फर्स्ट चैप्टर हो चुका है, सेकंड थर्ड फोर्थ भी हो चुका है ऑलमोस्ट। उसमें सिर्फ देवी भागवत का आज निर्मल जी ने ले लिया। हाँ वो भी पूरा हो चुका है, 2 3 4 भी हमारा पूरा हो चुका है। पार्ट 3 में हमारा काफी रहता है, उसमें शशि शर्मा जी के पास दुर्गा सप्तशती का था, हिना जी के पास उनका भी है आज रेडी में भी, वो शाम को देंगी हिना जी। चैप्टर 7 रहता है, चैप्टर 9 है, चैप्टर 10 है। तो पार्ट 3 हमारा काफी रहता है। सर ठीक है, नाम बोलूं जो चैप्टर्स के हैं कि क्या क्या रहते हैं, या ऐसे ही चलेगा? चलेगा। वो उससे नाम का तो नहीं, मैं तो सिर्फ इतना देख रहा था कि क्या क्या चीजें बच गई हैं। तो ये वाला पार्ट हमारा हो गया है, महिषासुर वाला ऑलमोस्ट पूरा हो गया। मैं दुर्गा सप्तशती का जो मतलब कल से कुछ करने की सोच रहा हूँ, तो उसका जो है मैं आज कंप्लीट कर लूंगा जहां तक मुझे उम्मीद है। तो मैं वो शेयर कर दूंगा कि दुर्गा सप्तशती का जो वर्जन जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, नंबर ऑफ श्लोक और कौन सा बीज मंत्र वाला पार्ट, वो मैं इसमें डाल दूंगा। मुझे एक स्ट्रक्चर समझ में तो आया है। ये हर एक श्लोक के अंदर जो भी अल्फाबेट्स हैं, उसमें वो अल्फाबेट से रिट्रीव करके हम एक बीज मंत्र बना सकते हैं। तो उससे वो हर श्लोक का एक स्ट्रक्चर पता चलता है। तो मैं लगा हुआ तो हूँ, देखिए कल तक कितना कंप्लीट होता है। सर मैं बोलूँ कुछ? जी बताइए। अ, स्कंद 11 में षष्ठोध्याय है 776 पे, और सप्तमाध्याय है। वो जो सब मुझे इम्पोर्टेंट लगे, क्योंकि वह गायत्री सहस्त्र नाम 108 देवी देवी के स्वरूपों का वर्णन है। और फिर ह्रींकार और पंचीकृत एलिमेंट्स मुझे इम्पोर्टेंट लगे। वो बहुत डिस्क्रिप्टिव बताया है सर उसमें। और शब्द रूप स्पर्श रस गंध से सृष्टि कैसी उत्पन्न हो गई है, उसके बारे में विश्लेषण है। और जो पंचीकृत जो स्पेशली जो एक्सप्लेन किया है ना सर उसमें, तो मुझे बहुत ही ऐसा लगा कि वहाँ पे मॉरल ऑफ द स्टोरी है। तो वो प्लीज आप
मतलब द्वादश स्कंद में है सर, षष्ठोध्याय 776 पेज पे, वहां से। और देवी स्कंद में 7। एक सेकेंड। ये हम जब वैकृतिक फॉर्म का और देवी रहस्य का विश्लेषणात्मक स्टडी कर रहे थे ना, मैं और किशन सर, तब हमें ये मिला था। देखिए ऐसा है कि वो गायत्री वगैरह का तो पार्ट इसमें नहीं आएगा। ओके। वो एक्चुअली एक 108 शक्तिपीठ शक्ति का डिस्क्रिप्शन आएगा सर, वो नहीं, स्कंद 7 में 29, 30, 31 में है। नहीं पर वो आएगा नहीं, उसका पार्ट ही नहीं है वो। ओके। फिर पंचीकृत एलिमेंट्स का ही आता है फिर। वो भी नहीं आएगा। मैं एक सेकंड बता रहा हूँ आपको। हमारे को रेलिवेंट उसमें ना वो निकालने हैं संस्कृत के श्लोक जो कि दुर्गा सप्तशती को कंप्लीट कर रहे हैं। हाँ यस सर, उसी एंगल से सोच रही थी, मतलब उसी तरीके से मुझे वो पंचीकृत का लगा सर। ये देखिए, ये श्लोक नंबर मैंने लिखे हैं इसमें। तो ये मैंने चैप्टर 1 में देवी भागवत के पेज 89 पर लिखे गए 14 श्लोक, 102 पर लिखे गए 21 श्लोक और 114 पर लिखे गए 11 श्लोक, ये इसमें जोड़ने हैं। फिर चैप्टर 234 में पेज 569 पर भागवत, देवी भागवत में 14, 13, 22, 7, 42, तो पेज पे 569 पे 14 श्लोक है, 571 पे 23 श्लोक है, 573 पे 22 श्लोक है, 575 पे 7 है, 629 पर 42 श्लोक है। ऐसे करके जो है ये स्ट्रक्चर मिलता है। ओके। तो मैंने जब इसको देखा तो मुझे समझ में आया कि अच्छा ये जो है, तो ये जब आप उसको देवी भागवत को हाथ में लेकर देखेंगे और फिर दुर्गा सप्तशती हाथ में लेकर देखेंगे तो आपको क्लियर कट जो है वो सिस्टम का वो समझ में आएगा। ठीक है सर, देखते हैं उस तरह। हाँ, एक्चुअली गायत्री या फिर ये जो क्या कहते हैं हम, 108 शक्तिपीठ। हाँ ये सारी की सारी चीजें हमारे इसका पार्ट ही नहीं है। दुर्गा सप्तशती का। दुर्गा सप्तशती का, दुर्गा सप्तशती प्राइमरली बात करती है क्रिएशन और क्रिएशन रिलेटेड संपूर्णता का, तो इसलिए उसका अगर आप ध्यान से देखें तो चैप्टर 1 वो इसका हो गया, सर क्या कहते फिर हैं। भी मुझे वो पंचीकृत जानना है सर, मतलब वैसे अभी कभी भी इन फ्यूचर, नहीं, वो वैसे मुझे जानने के थोड़ा। लिए आप जब चाहें तब जो है वो उसको कर सकते हैं, वो तो आप इंडिविजुअली भी बैठना चाहें तो मैं बता दूंगा जो मेरे को पता है उतना पार्ट का। बट प्लीज अभी प्लीज सर। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ना वो दुर्गा हम्म। सप्तशती को कंप्लीट करना है। ओके। तो सबसे पहले आपको ये पर्पस आइडेंटिफाई करना चाहिए कि भाई दुर्गा सप्तशती को कंप्लीट करना जरूरी क्यों है। तो हम सबसे पहले तो उस पर्पस को एड्रेस करें कि भाई एक महालक्ष्मी थी और एक इंटीग्रल बॉडी थी, वो इंटीग्रल बॉडी जो है वो ग्रॉस सटल और कॉजल बॉडी के तौर पे थी। तो जब हमने वो ग्रॉस सटल और कॉजल देखा तो ग्रॉस बॉडी जो है वो मेरा वो था, क्या कहते हैं, चैप्टर 1। जो मेरा कॉजल बॉडी था वो मेरा चैप्टर 2, 3, 4 था, और जो मेरा सटल बॉडी है वो सटल बॉडी जो है वो है मेरा ये क्या कहते हैं, चैप्टर 5 to 10। अब जो चैप्टर 1 है उसको आप ध्यान से देखिए, जैसे चैप्टर 2, 3, 4 शुरू हुआ तो 2, 3, 4 जब शुरू हो रहा है तो उसमें कोई भूमिका नहीं है, सीधे 2, 3, 4 शुरू हो गया। लेकिन चैप्टर 1 में जो है वो कहानी सुनाई गई, और जो वो महाकाली वाला पार्ट था वो 65वें श्लोक से शुरू हुआ।
65वें श्लोक से शुरू हुआ और 105वें श्लोक पे खत्म हो गया, या 104वें श्लोक पे खत्म हो गया। तो वो 35 श्लोक है। तो मैंने जब उसको देखा तो मैंने कहा कि ये तो पार्ट ही गलत है, तो मैं चैप्टर 1 जो है वो पूरा का पूरा कैप्चर करूंगा। और वो चैप्टर 1 जब पूरा हो जाएगा तो ये जो पहले 65 श्लोक हैं ये मैं 13th चैप्टर में डालूंगा। अब 13 चैप्टर में जो है वो कहानी बताई जा रही है कि ये कहानी एक्चुअली क्या है, वो कौन है, वो देवी है, वो देवी के 3 स्वरूप हैं। तो चैप्टर 2, 3, 4, फिर चैप्टर 2, 3, 4 के बाद चैप्टर 5 to 10, फिर 5 to 10 के बाद 3 उपासनाएं आएंगी, एक महालक्ष्मी की, एक महाकाली की, एक महासती की। तो वो जो 11 और 12 जो है वो उपासनाएं हैं कि कौन कौन देवी की उपासना कर रहा है। वहां पर वो देवी की उपासना के बजाय वो दुर्गम और ये वो इस तरीके की चीजें आ रही हैं। पूरी दुर्गा सप्तशती आप ध्यान से देखिए, वहां पे दुर्गा का डिस्क्रिप्शन ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ फंडामेंटल हैं वो मिसिंग है। बाकी मिसिंग है। तो इसलिए उसको जो है वो रिट्रीव करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है अगर सर। हम उसको नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली ये पूरा पार्ट जो है चला जाएगा हमारे पास से। ठीक है सर, देखते फिर से। हाँ, तो इसलिए दुर्गा सप्तशती को देखिए, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में जब आप देवी का आवाहन करेंगे तभी आपको जो है वो सारी की सारी जो है वो वेरिएशन मिलेंगी। ओके सर। सर मैं एक बात पूछ लूं? जी। सर जो फोर्थ अध्याय है उस उनमें ना उन्होंने बताया 24 आत्म तत्वों से भिन्न आत्म तत्वों। ये 24 आत्म तत्व कौन से हैं? 24 तो अभी कवर करे थे ना 2-3 दिन पहले ही। हाँ सर, मैं डिस्कशन उस किए दिन थे। क्लास रह गया था मेरा उस दिन, वो मुझे प्लीज इसकी बता देना। हाँ वो रह गया मैडम था मेरा। रिकॉर्डिंग वीडियो वाली तो दे ही रखी है सारी। वो देख लूंगी सर, ठीक है जी। हाँ वो देख लूंगी मैं। 24 तो बता ही दिए थे। पांचवा जो मतलब जो 25वां तत्व है वो आत्मा तत्व के तौर पर ही बात हो रही है। तो वो 5वां तत्व अप्रकट है, तो वो अप्रकट के बारे में वो बोल रहे हैं उसको। ठीक है सर, मैं रिकॉर्डिंग में ओके जी। मैं 1 सेकंड रुकिए, एक छोटा सा पार्ट बता देता हूँ ताकि ये भूले नहीं आप। हमारे यहाँ जो स्ट्रक्चर दे रखा था वो दे रखा था अप्रकट और प्रकट। जो प्रकट था वो 4 पार्ट में बटा हुआ था, रादर 6 पार्ट में। पहला था द्रव्य जो 9 होते हैं, फिर गुण, ये इन 9 द्रव्यों के 24 गुण होते हैं। फिर कर्म, ये 5 प्रकार के होते हैं। उसके बाद सामान्य संबंध, ये उसके बाद विशेष संबंध, उसके बाद समवाय संबंध। अब अगर मैं इसको फिर से पूरे ग्रिड को रीडिफाइन करूं तो मैं बोलूंगा द्रव्य होता है, गुण होता है, और इस पूरे के लिए जो है मैं यहां पर कर दूंगा केवल संबंध, और ये लिख दूंगा कि ये 3 प्रकार का होता है। बट अगर मैं बाकी जगह इसको कंपेयर करूंगा तो इससे और बहुत सारी चीजें मिलती हैं, इसलिए ये मैपिंग 6 की हुई है। तो ये 24 गुण जो हैं वो उसका डिपिक्शन है। ये 24 गुण प्रकट है और एक अप्रकट है।
ये इस तरह से है जो उसमें दुर्गा सप्तशती में बताया गया है। ठीक है सर, बाकी थैंक यू मन के सर। 4 गुण हैं, आत्मा के 6 गुण हैं, काल के 3 गुण हैं, दिशाओं के 2 गुण हैं, आकाश का 1, वायु का 1, अग्नि का 1, जल के 3, पृथ्वी के 3, ऐसे करके टोटल 24 गुण है। और ये मेरा मतलब अगर मैं बोलूँ ना कि मैंने पूरी लाइफ में कमाया क्या है, तो मैंने यही मॉडल कमाया है। इस मॉडल को जैसे ही मैंने आइडेंटिफाई करा, दुनिया का हर सब्जेक्ट इंटीग्रेट हो गया। मतलब कभी कभी मैं ऐसे ऐसे सब्जेक्ट पे बोल लेता हूँ जो मैंने कभी ढंग से पढ़े भी नहीं होंगे, बट वो देखते ही जो सब्जेक्ट पकड़ में आ जाता है, उसका कारण ये मॉडल है जिसमें ये 24+1 25 गुण के तौर पे डिपिक्शन दे रखा है। उसकी वजह से ही सारा कुछ डिफरेंशिएट कर पाया। मतलब अगर आज हमें क्वांटम कंप्यूटिंग या इस तरह से भी कोई बात करनी है तो भी वो इसी मॉडल से समझाई जाती है, और कोई तरीका उसका नहीं होता। सो दैट वे। चलिए जी।